गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो है लास्ट क्लास से अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गॉस लॉ के बारे में और गॉस लॉ की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और गॉस लॉ का हमने बेसिक डेफिनेशन, गॉस लॉ क्या कहता है, किस चीज़ को रिलेट करता है, वो हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं लास्ट क्लास को और हम ये देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गॉस लॉ के बारे में। और जो गॉस लॉ हमारा है वो क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by the surface। मतलब गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स को उसमें रखे हुए चार्ज से रिलेट करता है और कहता है कि क्लोज सरफेस से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज इन दी क्लोज सरफेस के बराबर होता है। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, जिसको हम बाय डेफिनेशन कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का सरफेस इंटीग्रल हो गया और ये बराबर है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू नॉट एनक्लोज जो हमारी गॉसियन सरफेस है, जो हमारा क्लोज सरफेस है, उसके अंदर रखा हुआ नेट चार्ज है। अब इसके साथ फिर हमने गॉस लॉ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो है एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बात की थी वो था द फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ चार्ज। ये देखिए हमने दो केस यहाँ पर कंसीडर कर रखे हैं। एक में ये चार्ज सेंट्रली प्लेस्ड है और एक के अंदर ये सेम क्लोज सरफेस है लेकिन चार्ज को हमने कॉर्नर पर रख रखा है। अगर हम दोनों ही केस की बात करें, इन बोथ दी केस फ्लक्स जो दोनों ही के अंदर, क्योंकि चार्ज क्यू है तो दोनों ही केस में जो नेट चार्ज है उसी पर फ्लक्स डिपेंड करेगा और दोनों ही केस में जो हमारा फ्लक्स होगा वो होगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोनों केसेस के अंदर एक मेजर डिफरेंस है जिसे हमें ध्यान से सीखना है और इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम आज करेंगे। कि यहाँ पर देखो ये जो फ्लक्स है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा ये जो फ्लक्स लाइनें हैं ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ, जबकि यहाँ अगर देखें तो फ्लक्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो फॉर ए वी कैन से दैट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स इज सिमेट्रिकल बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ बी। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर ए के हर छोटे से एरिया में से अगर मैं कहीं पर भी एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूँ तो कहीं भी मैं अगर एरिया लूँगा इक्वल फ्लक्स निकल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरफ से फ्लक्स ज़्यादा होगा जबकि इस तरफ फ्लक्स क्या होगा, इस वाले एरिया में फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो ये सिमेट्री जहाँ पर होगी, जहाँ पर हम कहते हैं कि फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ हम कोई सा भी एरिया कहीं भी कंसीडर करें सब एरिया से फ्लक्स क्या होता है, सेम होता है। तो आज हमारी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो बेसिकली इस सिमेट्री पर बेस्ड होंगी। कुछ प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हम गॉसियन लॉ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्री। पहला क्वेश्चन देखो, हम कहते हैं कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। एक कोई सिलेंड्रिकल वेसल, जैसा आप ग्लास मान सकते हैं, किचन ग्लास जो हमारा होता है, उसके जो है ओपन एंड, एक एंड तो क्लोज होता है, एक एंड ओपन होता है, ओपन एंड जो सर्कुलर होता है उसके सेंटर पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है और हमसे पूछा कि उस वेसल से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, फाइंड आउट द फ्लक्स फ्रॉम द वेसल। तो करते हैं प्रॉब्लम, देखो स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमारे पास ये कुछ सिचुएशन हमें दे रखी है कि ये चार्ज क्यू इस सिलेंड्रिकल वेसल के सेंटर पर रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, क्योंकि हम क्लोज सरफेस पर ही गॉस लॉ लगा सकते हैं और हम सिमेट्री का भी यूज़ करेंगे, तो हम एक इसी तरीके का वेसल और अज्यूम करते हैं और उसको इस तरीके से इसके साथ लगाते हैं कि ये चार्ज, ये पूरा एक क्लोज सरफेस बन जाए और चार्ज जो हमने कंप्लीट वेसल बन गया, एक कंप्लीट सिलेंडर बन गया, इसके सेंटर पर आ जाए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये चार्ज सिमेट्रिकली इसके अंदर रखा हुआ है सिलेंडर के अंदर, और क्योंकि अब ये क्लोज बॉडी है तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्लक्स, इफ वी अज्यूम दिस सिमिलर सिलेंडर एट अदर एंड द नेट फ्लक्स फ्रॉम द एंटायर बॉडी, ये जो पूरी एंटायर बॉडी बन गई, ये पूरी जो एंटायर बॉडी बन गई, इससे जो हमारा फ्लक्स हुआ वो कितना हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से। और हमारा जो गिवन सिलेंडर है, जो ये हमारा गिवन सिलेंडर है, ये इसका आधा पार्ट है, हाफ पार्ट है, क्योंकि फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस वाले पार्ट से फ्रॉम सिमेट्री हम लिख सकते हैं फ्लक्स फ्रॉम द गिवन वेसल विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो ये हमारा आंसर हुआ वो क्या हुआ, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया, हमने सिमेट्रिकली एक जो है एक और शेप ली, उसको एंटायरली क्लोज किया
और पूरी से जो फ्लक्स आया वो आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट से, और फिर जो हमारा गिवन है उससे आधा हमने फ्लक्स को कर दिया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, हाफ हमने फ्लक्स को किया और वो आया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही प्रॉब्लम कई बार हेमिस्फेरिकल शेप के लिए पूछी जाती है, जैसे इस तरीके से अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस इज। ये हमारे पास सिचुएशन है, ये हमारे पास एक कोई चार्ज है जो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है। हमने सिमिलर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस और जोड़ी, और टोटल में हमने कहा कि फ्रॉम एंटायर बॉडी जो हमारा फ्लक्स आया वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, और जो गिवन सरफेस से हमारा जो आया वो कितना आया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम प्रॉब्लम है, वही हमने सिमिलर शेप जोड़ी, और सिमिलर शेप जोड़कर हमने कहा कि जो टोटल है पूरी कंप्लीट बॉडी से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारे गिवन से है वो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, इसी तरीके की कुछ और प्रॉब्लम हम लेंगे। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, फाइंड आउट फ्लक्स फ्रॉम द एंटायर क्यूब एंड फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब। ये हमारा एक कोई चार्ज है जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसको कैसे रखा हुआ है कि एक किसी सेंटर के, किसी क्यूब के सेंटर पर प्लेस है। ये एक हमारा क्यूब है जिसके सेंटर पर ये रखा हुआ है। अब देखो क्यूब जो है उसकी 6 फेसेस हैं, और क्योंकि चार्ज सेंटर पे है तो जो इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो एक क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स निकल रहा होगा गॉस लॉ से वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि 6 फेसेस से ऑल 6 फेसेस विल रिसीव इक्वल फ्लक्स। तो एक फेस से जो फ्लक्स हो जाएगा वो 1/6 टाइम्स हो जाएगा। देखो हमने कहा फ्रॉम एंटायर क्यू फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्रॉम वन फेस क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 फेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑल 6 फेसेस में, और हमारे पास एक फेस से फ्लक्स आया क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, इसी तरीके की और प्रॉब्लम्स लेते हैं। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, फाइंड आउट द फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब एंड फ्रॉम इट्स वन फेस। देखो अब की बार इसी क्यूब में हमने चार्ज की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब जो चार्ज रखा हुआ है वो क्यूब के सेंटर पे नहीं रखा हुआ, अब वो जो चार्ज रखा हुआ है वो जो हमारा क्यूब है उसके किसी फेस के सेंटर पर रखा हुआ है, और हमसे पूछा कि जो क्यूब से होगा फ्लक्स वो कितना होगा, और उसके किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। देखो शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक चार्ज है, और ये अब की बार जो रखा हुआ है वो इस तरीके से रखा हुआ है कि ये मेरा एक फेस है, इस फेस के सेंटर पर रखा हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा एक फेस है, फेस के सेंटर पर ये चार्ज रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम सिमेट्रिक करने की कोशिश करेंगे। जो चार्ज ये रखा हुआ है इसको हम किसी सिमेट्रिक शेप के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उसको क्लोज करके शेप को गॉस लॉ लगा सकें, और फिर सिमेट्री से हम जो हमारा गिवन क्यूब है, गिवन एरिया जो हमारा गिवन क्लोज सरफेस है उससे फ्लक्स निकाल सकें। तो हमने क्या किया कि इसको सिमेट्रिक करने के लिए जितना ये इधर से दूर है उतना ही इसको इधर से दूर करें, और हम क्या करें कि एक ऐसा ही क्यूब इधर और लगा दें। तो हमने एक और क्यूब ऐसा ही इधर से लगा दिया। तो अब एक ये जो कंप्लीट बड़ा क्यूबॉइड बन गया या क्यूब बन गया, जो भी आप इसको कहेंगे, क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड में हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स हो गया, इस पूरे क्यूबॉइड से फ्लक्स जो निकल रहा है वो निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं इसलिए हम कहेंगे कि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा फ्लक्स। तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स फ्रॉम द एंटायर क्लोज बॉडी कितना निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम फ्लक्स फ्रॉम द गिवन क्यूब निकालें तो वो कितना आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सिंपल सा हमने किया, हमने सिमेट्री बनाई, सिमेट्री बनाकर हमने एक ऐसा ही क्यूब और लगा दिया, उससे एक बड़ा क्यूब बन गया जिससे फ्लक्स निकला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर हमारे गिवन क्यूब से निकला क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम आगे चलते हैं, हमें निकालना है किसी एक फेस से क्यूब। याद रखेंगे जब हमने ये बड़ा क्यूब बनाया, बड़ा क्यूब या क्यूबॉइड बनाया, तो जो हमारा गिवन क्यूब था उसका एक फेस ऐसा था जो कि ख़त्म हो गया। अगर आप गौर से देखो तो ये वाला एक फेस ख़त्म हो गया, तो हमारे गिवन क्यूब के पास अब 5 फेस रह गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और नीचे वाला। ये 5 फेस हमारे गिवन क्यूब के रह गए। तो इस गिवन क्यूब में अगर हम बात करें गिवन क्यूब के लिए, तो गिवन क्यूब में जो है फ्लक्स निकल रहा है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो डिवाइड हो रहा है इक्वली किसमें, 5 फेसेस में। तो किसी एक फेस से जो हमारा फ्लक्स निकल रहा होगा
वो निकल रहा होगा कितना, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। जो एक फेज से हमारा फ्लक्स निकल रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, वो क्या होगा, Q अपॉन जो है 10 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, 1/5, और जो क्योंकि 5 फेस हैं तो 1/5 किसी एक फेस से, और जो हमारा टोटल फ्लक्स निकल रहा था वो कितना निकल रहा था, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पूरे उससे हमारा निकल रहा था Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया हमारा Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। तो आगे चलते हैं, इसी तरीके की और प्रॉब्लम लेते हैं। A charge Q is placed at midpoint of one arm of cube. Find out the flux from the cube and from its one face. हमारे पास कोई एक चार्ज Q रखा हुआ है, अब की बार क्यूब में हमने फिर से उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, और अब वो किसी एक आर्म के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। और वही हमसे सवाल पूछा कि क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है और उसके किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो हम शुरू करते हैं। हमारे को जो सिचुएशन दी हुई है अब की बार, ये हमारा चार्ज है, और ये चार्ज किसी क्यूब की एक साइड के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। यहाँ पर ये देखेंगे आप, एक मिड पॉइंट पर रखा हुआ है चार्ज, और इसमें हमें इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये बताना है, और इसके किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। वो इसको हम चार्ज को सिमेट्रिक करने की कोशिश करेंगे। देखो, अब की बार सिमेट्रिक करने के लिए जितना चार्ज इधर से दूर है उतना ही मुझे इसको इधर से दूर करना पड़ेगा, जितना नीचे से दूर है उतना ही मुझे इसको ऊपर से दूर करना पड़ेगा। तो जो अब की बार सिमेट्रिक करने के लिए मैं इसको जो अपने इसी तरीके के सिमिलर क्यूब यूज़ करूँगा, वो कितने होंगे, मुझे एक क्यूब यहाँ जोड़ना पड़ेगा। अब बात रही इसको नीचे से सिमेट्रिक करने के लिए, तो नीचे से सिमेट्रिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 क्यूब मुझे इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो टोटल अब मेरे पास क्यूब हो गए 4, जिनसे ये बड़ा क्यूब बन गया मेरा बड़ा क्यूब, और इस बड़े क्यूब को मैं चार्ज मेरा जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड हो गया। ये जो चार्ज सेंट्रली प्लेस्ड हो गया इस बड़े क्यूब में, तो अब मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स फ्रॉम दी एंटायर बॉडी, इस पूरी बॉडी से जो फ्लक्स निकल रहा होगा उसको मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसको मैं लिखूँगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स फ्रॉम दी गिवन क्यूब कितना होगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। गिवन क्यूब से Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स फ्रॉम दी एंटायर क्लोज बॉडी इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो मेरे पास गिवन क्यूब है, क्योंकि वो 1/4 पार्ट है, इस पूरे का 1/4 पार्ट है, मुझे सिर्फ इसी क्यूब की बात करनी है, तो उसका 1/4 पार्ट है, और वो आया Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बात आई कि किसी एक फेस से कितना जो है फ्लक्स निकल रहा है। तो अगेन हम ये देखेंगे, जब हमने इसको लगाया, जब हमने इसको बनाया, तो हमारे कितने फेसेस ऐसे थे जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो हमने यहाँ पर एक क्यूब रख दिया, तो ये वाला एक फेस ख़त्म हो गया, और ये वाला एक फेस ख़त्म हो गया। तो अब जो मेरा फ्लक्स निकल रहा होगा, अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो गिवन क्यूब है इससे कौन कौन से फेस मेरे ख़त्म हो गए, तो एक तो ये फेस ख़त्म हो गया, और एक ये वाला फेस ख़त्म हो गया। टोटल 6 फेस थे, जिनमें से 2 फेस मेरे ख़त्म हो गए। तो मेरे पास बचे 4 फेसेस, और 4 फेसेस में फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो मेरा फ्लक्स है ये 4 फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर 4 फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स फ्रॉम वन फेस कितना आ जाएगा, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे कि जो है हमारे पास टोटल फ्लक्स था कितना, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और जो है मेरे पास टोटल फेस थे कितने, जिनसे फ्लक्स जा रहा था 4, तो ये 4 × 4 मेरे पास बन गया कितना, Q